धामी सरकार का सैनिकों को तोहफा, पूर्व सैनिकों अग्निवीरों को स्वरोजगार हेतु वीर उद्यमी योजना को मंजूरी, कैबिनेट से 15 प्रस्ताव हुए पास। देहरादून में आयोजित राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 12 राज्यों की दिखी सांस्कृतिक झलक, 142 करोड़ की पेंशन राशि की गई वितरित। देहरादून में घरेलू एलपीजी गैस को लेकर चल रहा संकट हुआ खत्म, प्रशासन की सख्ती से पटरी पर आई सप्लाई व्यवस्था, घर घर शुरू हुई गैस डिलीवरी। उत्तराखंड में शहीदों के सम्मान को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, नैनीताल में बनेंगे 6 शहीद द्वार, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी मंजूरी। देहरादून से पिथौरागढ़ जाना हुआ आसान, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर 42 सीटर विमान सेवा का किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून पिथौरागढ़ रूट पर एलायंस एयर की 42 सीटर फ्लाइट का उद्घाटन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से इस विमान सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हुई है उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा शुरू हुई। यह हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के सभी सीमांत क्षेत्र हवाई सेवा से जुड़े। छोटे विमानों से राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने लगातार प्रयास किए कि यहां पर नाइट लैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि नाइट लैंडिंग के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो सभी यहां पूरी होती हैं। नाइट लैंडिंग होने से हमारा हवाई अड्डा रात भर चलेगा, लोगों का आवागमन आसान हो पाएगा। और भारत सरकार का नगर विमानन मंत्रालय, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा करार हो चुका है, एमओयू हमारे साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भी, चाहे हमारा चिन्याली सौड़ का क्षेत्र हो या हमारा गौचर का क्षेत्र हो, वो भी हवाई सेवा से जुड़े। और छोटे विमान, चूँकि अब देश की सेवा में ज़्यादा उनका प्रचलन बढ़ रहा है और ऐसे विमानों से हमारे राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। तो मैंने अभी एयरलाइंस के जो सीएमडी हैं श्री अमित जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि ये सेवा हमारी जो है गौचर के लिए भी चलाई जाए और चिन्याली सौड़ के लिए भी चलाई जाए। क्योंकि हेलीपोर्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में अभी हो गए हैं। हेलीपैड की संख्या पिछले सालों में 118 तक हो गई है। अन्य स्थान भी, चूँकि हमारे यहाँ पर एकमात्र हवाई सेवा एक ऐसा साधन है जो आपदा के समय में किसी को अस्पताल पहुंचाना है या राहत सामग्री पहुंचानी है, उस समय ये जीवन रक्षक की तरह काम करते हैं, लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता में है, जिससे हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं, उनको भी जो है सही समय पर जो है अस्पताल मिल जाए और किसी आपदा के समय में, किसी बीमारी के समय में। तो ये हमारी प्राथमिकता में है, इसलिए हम उसको लगातार। और वही देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगा दी है। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बैठक आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में लोक निर्माण, न्याय, वन ऊर्जा, उच्च शिक्षा, गृह कार्मिक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उद्योग जैसे विभागों के 15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। इनमें पुल सुधार, परियोजनाओं के टेंडर अनुमोदन, न्यायिक अधिकारियों के लिए सॉफ्ट लोन, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी, निजी यूनिवर्सिटी का नियमित और पूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना जैसी अहम पहल शामिल हैं। साथ ही राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग के गठन और पंचम विधानसभा सत्र 2026 का सत्रवासन करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। फिलहाल सरकार ने भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन और नागरिक कल्याण को गति देने के लिए लिए गए हैं।
प्रदेश के संतुलित और समावेशी विकास को लेकर सरकार ने देखिए बड़ा संदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर यह साफ किया कि अब योजनाओं की प्रगति कागजों पर तक नहीं रहेगी, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से जिलों का दौरा करें, विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करें, साथ ही स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से संवाद कर वास्तविक समस्याओं को समझें, उनका त्वरित समाधान भी करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन है, जिससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने सड़क, पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई और भवन निर्माण जैसे विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया ताकि विकास परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो सके। अब देखिए, स्वस्थ शरीर ही सशक्त राष्ट्र की पहचान होती है। अब आज के दौर में फिट रहना सिर्फ एक विकल्प नहीं रह गया, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। उत्तराखंड में भी फिट उत्तराखंड, फिट भारत का संदेश तेजी से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। अब इसी संदेश को देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट में हाथ आजमाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैटिंग कर फिट उत्तराखंड, फिट भारत का संदेश दिया। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि रोजाना कुछ समय खेल और फिटनेस के लिए निकालेंगे और एक स्वस्थ सशक्त उत्तराखंड और भारत के निर्माण में अपना योगदान भी देंगे। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने देखिए सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी के निर्देश पर पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्रवाई भी की गई। इस दौरान 1100 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई, जबकि 800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके सभी वाहन सीज कर दिए गए। इसके अलावा 116 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर सत्यापन किया गया, जिसके बाद उन्हें सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया है। इस कार्रवाई में पुलिस एक्ट के तहत 76 लोगों पर कार्रवाई करते हुए करीब 38,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। तो वहीं एमवी एक्ट में 77 गाड़ियों का चालान कर 19,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। देहरादून में आयोजित राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और शिरकत करते हुए जनजातीय समाज के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस मौके पर देश के 12 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की शानदार प्रस्तुतियां भी दी, जिससे कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वरूप मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान आदि गौरव सम्मान से विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया और 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और कई योजनाएं धरातल पर लागू की जा रही हैं। देहरादून में घरेलू एलपीजी गैस को लेकर चल रहा संकट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद गैस आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर लौट आई है। अब शहर में घर घर एलपीजी गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रशासन ने गोदाम से सीधे वितरण पर रोक लगाते हुए क्यूआरटी टीमों के जरिए निगरानी भी बढ़ा दी है। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक जिले के सभी 70 गैस एजेंसियों पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत हुई है और समय पर गैस उपलब्ध हो रही है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उपभोक्ताओं ने भी समय पर गैस मिलने पर संतोष जताया है। देखो, अभी ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा शुरुआत में हुआ था, लेकिन अभी जो है गैस जहाँ पे भी जिसका रूट है डे वाइज है, तो वहाँ पे आ रही है गैस। और सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग पैनिक ना हो, आपके घर में ही आपको सिलेंडर मिलेगा। और आप अपनी बुकिंग देख लेना कि उसको 25 दिन कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको गैस मिलेगी। और बाकी बिल्कुल सामान्य है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गैस की वितरण व्यवस्था के लिए हमने 4 चरणों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो गैस की बुकिंग है कंज्यूमर्स वो सरलता से कर पाएँ, इस पे काम किया गया है।
और इसके बाद जो है जो हमारे जनपद में 70 गैस एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशों पर 30 अधिकारियों की माइक्रो लेवल पर एजेंसी वार ड्यूटी लगाई गई है और वो ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी गैस एजेंसी पर गोदाम पर गैस का वितरण ना हो, कंज्यूमर्स को उनके जो है गैस गोदाम तक ना आना पड़े। नैनीताल में शहीदों के सम्मान को लेकर देखिए अब बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक में 6 शहीद द्वारों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीदों के नाम पर बनने वाले इन द्वारों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि वीर सैनिकों को उचित सम्मान मिल सके। इसके साथ ही प्रदेश में 35 सैनिक विश्राम गृहों के उन्नयन पर भी जोर दिया गया, जिससे पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। हल्द्वानी में 150 कमरों वाले छात्रावास के निर्माण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां सैनिक विश्राम गृहों के उन्नयन पर अब देखिए लगातार जोर दिया जा रहा है और इसको लेकर नैनीताल में 6 शहीद द्वारों को मंजूरी भी दे दी गई है और इसी के तहत अब प्रदेश में 35 सैनिक विश्राम गृहों के उन्नयन पर भी जोर दिया गया, जिससे पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। और हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में 150 कमरों वाले छात्रावास के निर्माण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिससे हर कोई चाहता है कि यह फैसला लेने के बाद पूर्व सैनिकों को इससे बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। हल्द्वानी में जो 150 कमरों वाला छात्रावास का निर्माण की बात की जा रही है, उसकी तैयारियां भी देखिए अब तेज कर दी गई है। साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा, जिसका निर्देश मंत्री की ओर से दिया गया है। जहां उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक ऐतिहासिक पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देशन में दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर आधारित स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई। इस सेवा का पहला सफल केस रुद्रप्रयाग जिले के जखौली क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक गर्भवती महिला को समय पर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित इलाज दिया गया। यह सेवा खासतौर पर दुर्गम इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है, जिससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाएगा और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभाग के बेहतर समन्वय से इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सुविधा दी जा सके। हालांकि सरकार का यह कहना है कि आने वाले वक्त में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा, जिससे राज्य के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। और वहीं देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में ताबड़तोड़ अभियान चलाते हुए कई अवैध निर्माणों को सील किया। साथ ही साथ रानी पोखरी क्षेत्र में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग और निर्माण पर कार्रवाई की गई, जबकि रायवाला और ऋषिकेश के हरिपुर कला इलाके में भी अवैध दुकानों और निर्माण को सील किया गया है। जांच में फिलहाल ये पता चला कि ये सभी निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों की मौजूदगी पुलिस बल के साथ मौके पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई और एमडीडीए ने यह साफ कर दिया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह से अवैध होगा। ऐसे मामलों में बड़ी और कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने लोगों से अपील भी कर दी है कि किसी भी निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृति जरूर ले ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। और अब खबर नैनीताल से है, जहां ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न विकास परियोजनाओं और शिक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। डिया गांव, चकपहेड़ी और सड़ी गांवों में उन्होंने स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ियों और निर्माणाधीन चेक डैम, पशु अस्पताल आदि का जायजा लिया। बच्चों से पढ़ाई की जानकारी लेते हुए डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि शिक्षा के स्तर को अभी और सुधारने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बारिश से पहले कृषि भूमि और आवासों की सुरक्षा के लिए जरूरी कार्य करने का आश्वासन भी दिया गया। डॉक्टर बिष्ट ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए
विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से पूरा करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने पर विशेष जोर दिया है। पे है, हमारे पूरे ब्लॉक का स्टाफ है और बहुत सी जगह हमने जो गांव में काम हुए हैं, चाहे ब्लॉक स्तर से हुए चाहे अन्य स्तरों से हुए हैं, उनको देखा और उनकी मॉनिटरिंग की। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि जितने भी विकास कार्य हमें सब संतोषजनक लगे, अच्छे गुणवत्ता युक्त काम वहाँ पर कर रखे हैं। और साथ ही हमने कुछ स्कूलों का भी निरीक्षण किया और स्कूलों में अभी शिक्षा का स्तर सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं तो शिक्षा विभाग से कहूँगा कि कम से कम समय समय पर वो लोग भी स्कूलों का निरीक्षण करें, क्योंकि कहीं भी मतलब सम्मानजनक स्थिति हम लोगों को नहीं लगी कि कहीं पर हम कह सकें गर्व से कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा विभाग को भी हम लोग निर्देशित करेंगे और समय समय पर ऐसे स्कूलों का भ्रमण करें और कम से कम गुणवत्ता को सुधारें। चैत्र नवरात्रि का भव्य समापन पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर कन्या पूजन और कन्या भोज का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोए गए और सात्विक भोजन भी कराया गया। बाबा रामदेव ने इस मौके पर नारी शक्ति का सम्मान और सनातन जागरण का संदेश देते हुए कहा कि नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरण और दिव्यता का समय भी है। उन्होंने लोगों से यह आह्वान किया कि जीवन में मां भगवती की शक्ति और नारी शक्ति का सम्मान करें। भक्तिमय माहौल और सेवा भाव के इस आयोजन में उपहार वितरण के जरिए नारी शक्ति को विशेष सम्मान दिया गया। सभी देशवासियों को नवरात्र की पूर्णता की और रामनवमी की बधाई। इस रूप में सबके भीतर राम के रामत्व की, कृष्ण के कृष्णत्व की, हनुमान के हनुमत तत्व की, शिव के शिवत्व की और माँ भवानी दुर्गा भगवती सरस्वती की दिव्यता की प्रतिष्ठा हो। यही हमारे सनातन धर्म का मूल तत्व है। कहने को लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो हिंदुत्व और सनातन का मूल तत्व है भगवान की, भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व और शिवत्व। जिस दिन ये सब में अवतरित हो जाएगा, उस दिन हर एक बेटी भगवती का स्वरूप होगी और हर एक बेटा राम का स्वरूप होगा। और जब राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा, शिवो हम आत्मा हम शुद्ध हम बुद्धो हम का यह पावन चरित्र जन जन में अभिव्यक्त होगा, तब सनातन संस्कृति का ये मूर्त विग्रहवान स्वरूप इस देश को जगत गुरु, विश्व गुरु, आर्यवर्त देश बनाएगा। और वहीं लक्सर में इस बार अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ने का कारण नवरात्रि का विशेष संयोग देखने को मिला। मां दुर्गा के भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर नवरात्रि के इस पावन पर्व को पूर्ण किया। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी का एक साथ आना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे में भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। हालांकि कुछ श्रद्धालु परंपरा के मुताबिक 14 तक भी माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन जारी रखते हैं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल के बीच श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। हम 6 बजे घर से निकले थे और बहुत जगह जा चुके हैं और हम सारी कन्याएं हैं एक साथ। हम जिस घर में गए बहुत सारे उपहार मिले, जैसे पर्स, लिपस्टिक, ब्रेसलेट, हेयर बैंड, हैंकी सब मिले और हमें जिम के बहुत अच्छा लगा, पैसे भी मिले बहुत सारे। इस बार अष्टमी और नवमी का पर्व पंचांग के मुताबिक एक साथ पड़ने के कारण पूरे भारत में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध तुलसी प्रतिष्ठान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहां अष्टमी का पर्व विधि पूर्वक संपन्न हुआ। उसके बाद रामनवमी की धूम देखने को मिली। मंदिर के प्रमुख पुजारी अमित डिमरी ने बताया कि अष्टमी का पर्व सुबह 1:50 से लेकर 11:49 तक मनाया गया। इसके बाद रामनवमी पर्व का आयोजन हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और श्री रामचंद्र की आराधना के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ भी किया। भक्ति और आस्था के इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में विशेष पूजा और ध्यान में हिस्सा लिया। हमारे तुलसी प्रतिष्ठान में बड़े हर्ष उल्लास के साथ त्योहार मनाए जाते हैं। रोज यहाँ संकीर्तन होता है। आज अष्टमी नवमी का बड़ा अद्भुत संयोग है, जिसमें सुबह से पाठ का हवन हुआ, अब रामनवमी का कीर्तन हुआ, आरती हुई। यहाँ पे सभी बहुत प्रसन्न हैं और हमारी जो सखियों का मंडल है वो बड़े भक्ति भाव से यहाँ भजन कीर्तन करती हैं।
अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर तुलसी धाम ट्रस्ट में, और यहाँ पर धूमधाम से जो रामनवमी और अष्टमी का त्योहार एक साथ जो संयोग आज पड़ा है तो उसको मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मंदिर में है राम जी का पाठ भी किया जा रहा है, दुर्गा माँ की आराधना भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ट्रस्ट के जो विद्वान पंडित है अमित डिमरी जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। माननीय पंडित जी, आज कैसा संयोग? सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जो अष्टमी तिथि है वो कल 1:50 से लग चुकी है और आज 11:50 तक अष्टमी तिथि है और उसके उपरांत रामनवमी तिथि है और धूमधाम से मनाए जाते हैं हमारे तुलसी प्रतिष्ठान मंदिर में। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं और भगवान रामचंद्र जी का शुभ श्रृंगार हो चुका है और यहाँ पे कीर्तन हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर आरती और भोग प्रसाद का वितरण किया जा रहा। कहीं ना कहीं ये जो तुलसी धाम मंदिर है यहाँ पर तमाम अन्य मंदिर भी हैं, शिवालय के साथ साथ हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, श्री राम जी का दरबार है। ये त्योहार कहीं ना कहीं धूमधाम से दोनों त्योहार देहरादून राजधानी में तमाम मंदिरों में मनाए जा रहे हैं। आज की खबर के लिए मैं आसिफ जोवाल। और वहीं चैत्र महीने की अष्टमी पर कोट भ्रामरी मंदिर में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। हजारों श्रद्धालुओं ने मां भ्रामरी के दर पर हाजिरी लगाई और मंदिर परिसर जय मां भ्रामरी के जय घोष से भक्तिमय उठा। इस मेले की सबसे खास परंपरा है दियारी मेला, जिसमें निसंतान महिलाएं रात भर हाथों में दीपक और लेकर कठिन तपस्या करती हैं और ऐसा माना जाता है कि मां उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दिन में लगने वाला विशाल मेला भी आकर्षण का केंद्र बना, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और झूलों ने रौनक बढ़ा दी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कोट भ्रामरी मंदिर का यह दियारी मेला न केवल आस्था बल्कि अटूट विश्वास और परंपरा का प्रतीक बन चुका है, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं को यहां खींचता है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। नमस्कार।